जय हिंद, नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। और साथ ही साथ ये जो है आपका बेस्ड ऑन प्रीवियस क्वेश्चन, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है उस पर बेस्ड होगा और इसमें बेसिक से क्वेश्चन लिया है। अभी हम लोग बेसिक क्वेश्चन करते हैं जो आसान होता और परीक्षाओं में पूछा जाता है। और जैसे जैसे हम लोग और कुछ और क्वेश्चन कर लेंगे तो वैसे वैसे हम क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाते चलेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको पहले प्रश्न के साथ सबसे पहला अगर हम प्रश्न की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन है, जो धात्विक ऑक्साइड किस प्रकार का ऑक्साइड कहा जाता है, या धात्विक ऑक्साइड जो होता है किस प्रकार का ऑक्साइड होता है। तो हम नॉर्मली इसमें समझते हैं जो कोई भी धातु है, जैसे लोहा है, अगर ये एक धातु है, अगर इसका ऑक्साइड बनता है तो धातु का जो ऑक्साइड होता है, धातु का ऑक्साइड जो वो क्षारीय प्रवृत्ति की हो जाती है, यानी कि क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं। अगर अधातु की बात करते हैं तो धातु आपका अम्लीय बनाता है। तो फर्स्ट का आंसर आपका हो जाएगा आंसर नंबर डी, यानी कि क्षारीय ऑक्साइड बनाता है कौन, धातु का ऑक्साइड या धात्विक ऑक्साइड। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है, जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, यानी कि किससे ऑक्सीजन बाहर निकलता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका जल से, फिर ऑप्शन नंबर सेकंड आपका CO2 कार्बन डाइऑक्साइड से, फिर ग्लूकोज से, फिर आपका ये डिक्टियोजोम से। अगर हम बात करें प्रकाश संश्लेषण क्रिया में, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है, आपका जल और यानी कि H2O और प्लस में आपका CO2 ये मिलकर क्लोरोफिल के साथ प्रेजेंट में और सनलाइट के प्रेजेंट में क्या करता है, ये आपका बना लेता है ग्लूकोज, यानी कि C6H12O6 ये बना लेता है कार्बन, इसे ग्लूकोज बना लेते हैं या इसे कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, ये बना लेता है। और ये तो बनाते हैं, तो इसमें जो आपका कह रहा है जो ऑक्सीजन जो बाहर निकलता है, इसमें ऑक्सीजन बाहर निकलता है, ये आपका ग्लूकोज बनाने के बाद ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो क्या ऑक्सीजन जो बाहर निकलता है, ऑक्सीजन जो बनता है उसका निर्माण किससे होता है, तो ये जो होता है ऑक्सीजन जो बनता है आपका जल से बनता है, यानी कि जल के टूटने से क्या होता है ऑक्सीजन का निर्माण होता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जल टूटने से क्या होता है ऑक्सीजन बाहर निकलता है, ऑक्सीजन का निर्माण होता है। दो के बाद आप चलते हैं नंबर क्वेश्चन थर्ड पे। थर्ड कह रहा है, जो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। आपका बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र बताना है। बेकिंग सोडा क्या होता है, जो खाने की सोडा होती है उसे बेकिंग सोडा कहते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका दे रखा है NaHCO3, फिर आपका NaOH है, फिर Na2CO3 है, फिर आपका KOH है। अगर हम बात करें KOH का, यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का, तो ये आपका जो होता है जो नहाने का जो हम लोग साबुन यूज करते हैं, ये जो नहाने के साबुन, इसमें क्या होता है KOH का, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का, इसका यूज होता है। फिर अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर सी, जो Na2CO3 है, तो ये आपका हो जाता है वॉशिंग सोडा, जो धोने की सोडा या धोवन सोडा कहते हैं, ये आपका हो जाता है Na2CO3 ये हो जाता है। NaOH की बात करें तो कपड़ा वाला जो हम लोग साबुन यूज करते हैं कपड़े धोने के लिए, जो साबुन का यूज किया जाता है, उसमें क्या होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है NaOH का, तो बच जाता है आपका फर्स्ट जो NaHCO3 है, इसे भी कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट सोडियम बाइकार्बोनेट, जो कि बेकिंग सोडा होता है, या फिर इसे हम खाने के सोडा कहते हैं, बनाने के सोडा। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये हो गया। अब 3 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 कह रहा कौन विद्युत का सर्वोच्चतम सुचालक है, यानी कि ये पूछ रहा है जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का सबसे अच्छा चालक क्या है। फर्स्ट आपका है कॉपर ऑप्शन, फिर आपका है एल्युमिनियम, फिर आपका है जो एल्युमिनियम के बाद उसके बाद आपका Ag यानी कि सिल्वर हो गया, फिर आपका है F यानी कि आयरन हो गया। अगर इसके हम बात करें तो ये 4 ऑप्शन ही क्या है जो विद्युत का सुचालक है, यानी कि कॉपर, एल्युमिनियम, या फिर आप बात कर ले Ag चांदी की, या लोहा यानी कि आयरन की। तो चारों से क्या होता है विद्युत धारा प्रवाहित तो हो सकती है और होती है। लेकिन अगर सबसे उत्तम पूछा जाए, सबसे अच्छा सुचालक पूछा जाए, तो इसमें Ag हो जाएगी, यानी कि चांदी हो जाता। लेकिन हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, अच्छा क्वालिटी का यूज करना होता है तो हम लोग कॉपर यूज कर लेते हैं, या फिर आयरन का भी यूज किया जाता है। लेकिन सबसे अच्छा अगर हम बात करें विद्युत का सुचालक क्या होता है, तो ये Ag हो जाता है, यानी कि सिल्वर हो जाता है, जिसे हम चांदी कहते हैं। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, जो निम्नांकित में संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सी है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अगर हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में बात करें क्या होता है, तो इसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, यानी कि सिंगल बॉन्ड वाला जो भी आपका हाइड्रोकार्बन होगा उसे हम क्या देंगे, ये संतृप्त है या फिर सैचुरेटेड है। अगर हम इसकी बात करें कॉमन फार्मूला इसका क्या हो जाता है, इसमें एल्कीन हो जाता है, एल्कीन यानी कि CnH2n प्लस में
2F इसका आपका जनरल फार्मूला, ये कॉमन फार्मूला होता है। इस फार्मूला पे जो आएगा वही क्या हो जाएगा आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अगर हम फर्स्ट के देखें तो C6H6 है, ये सीधा इसमें डबल हुआ, यानी कि इसमें 2N होने के बाद ये डबल, इसमें 2 प्लस होना चाहिए, डबल नहीं होगी, इसमें 2 प्लस होना चाहिए डबल के साथ। इसमें कुछ हुआ ही नहीं तो ये होगा नहीं। फिर आपका इसमें C2H2 तो ये भी नहीं हो पाएगा। अगर हम इसमें बात करें C7H12 तो ये 7 2 जब 14 हो जाता है, इसमें प्लस 2 और रहता है तो इसमें उल्टा घटा दिए तो ये भी नहीं हो जाए। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा C4H10, यानी कि हम यहाँ पे N इक्वल्स टू अगर हम 4 रखते हैं तो ये आपका हो जाएगा N का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये C4 यहाँ पे 4 2 8 और प्लस में 2 यानी कि 10, यानी कि C4 और H10 करके ये हो जाएगा आपके एल्कीन का फार्मूला। इसमें आपका हो जाएगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये 5 का हो गया, ऑप्शन नंबर डी। 5 की हम बात करते हैं नंबर 6 पे। नंबर 6 कह रहा है जो आपका HENE और Ne दो रिपीट हो गया, एक ही होना चाहिए था। आपका ये हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, ये पूछ रहा है जो गैसें है, कैसी गैस है उनके बारे में पूछा। ऑप्शन फर्स्ट है वो कह रहा है जो कम अभिक्रियाशील, फिर आपका सेकंड कह रहा है जो अभिक्रियाशील, थर्ड कह रहा है कम निष्क्रिय, और ऑप्शन नंबर डी है निष्क्रिय। अगर हम बात करें ये सभी तो ये सभी गैसें जो है ग्रुप नंबर 18 की गैस है, जिसे हम निष्क्रिय गैस या नोबल गैस या जीरो गैस भी कहते हैं, अक्रिय गैस भी कहा जाता है। तो ये आपका निष्क्रिय गैस की ग्रुप है, ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ABCD अल्फ़ाबेटिक में यहाँ पे थोड़ा बहुत मिस्टेक है, कोई ना, आपका याद रखें निष्क्रिय गैस हो जाएगा। हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, ये सभी ये 18 नंबर के जितने भी एलिमेंट होता है सभी एलिमेंट को क्या कहते हैं, निष्क्रिय गैस होती है। यानी कि इसका वैलेंसी जो होता है, यानी कि वैलेंसी बोले या फिर बैलेंस इलेक्ट्रॉन बोले, इसमें क्या होता है जो कोई बैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता तो इसकी बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जीरो होता है। इसमें कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं पाया जाता, ये किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। साथ ही इसमें एक जेनोन गैस होती है, इसके बारे में याद रखना। इससे ये क्या होता है जो कभी कभी ये क्रिया कर लेते हैं किसी दूसरे एलिमेंट के साथ, इसे अजनबी गैस कहा जाता है। बाकी सब इसमें किसी दूसरे गैस या किसी दूसरे एलिमेंट या तत्व के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। नंबर 7 के साथ बाद चलते हैं हम नंबर 7 पे। नंबर 7 कह रहा है मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। अगर हम बात करें मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है तो इसमें पाया जाता है टाइलिन। जो टाइलिन क्या करता है, स्टार्च यानी मंड जो होता है स्टार्च का क्या करता है, पाचन करता है। ये टाइलिन जो मनुष्य में ये मुख्य ग्रंथि में पाया जाता है, ये लार ग्रंथि टाइलिन निकलता है यहाँ पे। फिर अगर हम बात करें ट्रिप्सिन के तो ये अग्नाशय से निकलने वाली एंजाइम है। ये ट्रिप्सिन क्या करती है, प्रोटीन का पाचन करती है। और फिर अगर हम बात करें लाइपेज की तो लाइपेज जो होता है ये फैट यानी कि वसा का पाचन करती है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। जो मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है तो यहाँ पर पाया जाता है टाइलिन। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं 7 के बाद नंबर 8। नंबर 8 करें जो बचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है अमाशय, फिर ऑप्शन सेकंड है पकवास से, फिर है इलियम, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। अगर हम बात करें पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है तो आपका जो होता है पचे हुए भोजन का अवशोषण, इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इलियम। ये भाग है छोटी आंत का। अगर हम छोटी आंत की बात करें तो छोटी आंत में जो 3 पार्ट पाए जाते हैं, एक होता है डेडुनम, फिर आपका जेजुनम, और थर्ड जो होता है ये इलियम हो जाता है। जेजुनम इलियम ये दोनों मिलकर क्या करता है, भोज्य पदार्थ का अवशोषण करता है, लेकिन इसमें सर्वाधिक अवशोषण जो होता है वो इलियम करता है, इसलिए इसमें इलियन आपका आंसर हो जाता है। अगर कभी आपका जेजुनम दे दिया जाता है तो ये भी आपको लगा सकते हैं आंसर। चलिए 8 हो गया। 8 के बाद हम चलते हैं नंबर 9 पे। इसमें क्या रहा है जो फुसफुस शिरा में कैसा रक्त प्रवाहित होता है। अगर हम बात करें फुसफुस शिरा की तो इसमें अगर हम नॉर्मली शिरा की बात करें तो शिरा में जो होता है अशुद्ध रक्त होता है। चूँकि यहाँ पे फुसफुस लगा दे यानी कि पुलमुंडी, यानी कि फुसफुस जो होता है फेफड़ा से संबंधित होता है, फेफड़ा से जुड़ा हुआ जो शिरा होता है इसमें जो रक्त होता है वो शुद्ध रक्त हो जाएगा। ठीक है, और लेकिन अमूमन जो होता है आपका शिरा की बात करें तो उसमें अशुद्ध हो जाता है। अगर हम धमनी की बात करें नॉर्मली धमनी जो होता है ये शुद्ध रक्त का प्रवाह करता है, लेकिन अगर इसमें फुसफुस या पुलमुनी लग जाता है तो ये फिर क्या करता है, अशुद्ध रक्त का प्रवाह करता है। तो इसका आंसर आपको याद रखना, शिरा आपका अशुद्ध रक्त का प्रवाह करता है, लेकिन फुसफुस होगा तो ये शुद्ध रक्त का करेगा। धमनी आपका शुद्ध रक्त का करता है, लेकिन अगर फुसफुस लगा रहेगा तो ये अशुद्ध रक्त का करेगा। दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। तो याद रखना आपको नंबर 9 के बाद हो जाएगा आपका नंबर 10।
नंबर 10 है जो मशीन द्वारा रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। यानी कि किसी मशीन के द्वारा अगर रक्त को शुद्ध किया जाता है उस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे। ऑप्शन फर्स्ट है डायलिसिस, ऑप्शन सेकंड है आपका हीमोडायलिसिस, फिर है कोशिका डायलिसिस और ऑप्शन नंबर डी है डायलाइजर। अगर आप आंसर इसका ए लगाते हैं जो डायलिसिस, तो ये आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें ये रक्त का शुद्धिकरण कह रहा है। अगर वही यूरिन का शुद्धिकरण की बात कर लीजिए, यूरिन का शुद्धिकरण कहाँ करता है, तो ये आपका डायलिसिस करता है, लेकिन इसमें रक्त का कह रहा है तो यहाँ पे आपका हीमो डायलिसिस हो जाता है, क्योंकि रक्त का संबंध हीमोग्लोबिन है, तो इसमें हीमोवर्ड से रक्त का संबंध हो जाएगा। हीमोडायलिसिस क्या करता है, रक्त का शुद्धिकरण कहता है। अगर हम वही बात करें यहाँ पे डायलाइजर की, तो ये जो मशीन होती है, जो डायलिसिस करने वाली जो मशीन होती है, इस मशीन को डायलाइजर कहा जाता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा हीमोडायलिसिस। नंबर 10 के बाद है नंबर 11। अगर बात करें हम क्वेश्चन नंबर 11 की, तो क्वेश्चन नंबर 11 आपका जो है ये SW के रूप में रहेगा। इसका आंसर को कमेंट बॉक्स में करना है, कमेंट में बता देना है जिसका आंसर क्या होगा। आपको मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 है जो निम्नलिखित में से कौन सा पादप लिखा गया, पादप हार्मोन है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इंसुलिन, फिर है थायरोक्सिन, फिर है एस्ट्रोजन, फिर है साइटोकाइनिन। आपको आंसर बताना है इसका क्या हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।